चलिए आज हम लोग जब बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आज हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस कैटेगरी के अंतर्गत है। तो इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और हमको क्या इसमें बदलते हुए परिदृश्य के अंतर्गत देखना या समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सभी को स्लाइड विजुअल होगी मे बी, तो देखते हैं। तो जब इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी आज हमारे पास जो वर्ल्ड इकोनॉमी को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड में 3 प्रकार की इकोनॉमी आपको दिखाई पड़ती होगी। तो जो फर्स्ट इकोनॉमी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि जब 3 प्रकार के वर्ल्ड में इकोनॉमी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो पहली जो इकोनॉमी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं वो डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानी जाती है, डीसीज के नाम से। ठीक है, डीसीज के नाम से जानी जाती है डेवलप्ड कंट्री, यानी विकसित देश, जिसको कहते हैं पहला क्लासिफिकेशन होता है विकसित देश। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज, ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे या बुक्स में मिलेंगे, यूडीसीज के नाम पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसे कहते हैं विकासशील देश, विकासशील देश की कैटेगरी में विकासशील देश। और तीसरी जो हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है वो है पुअर कंट्री। ठीक है, गरीब देश, तो इसको कहते हैं आपके पास गरीब देश। तो पूरे विश्व को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमी के बिहाफ ऑफ पर, वो 3 प्रकार की इकोनॉमी में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका विकसित देश की क्लासिफिकेशन में हम रखते हैं, दूसरा हमारे पास विकासशील देश होता है, और विकासशील देश और गरीब देश के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। विकासशील देश जहां पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इकोनॉमी को लीड करने वाले फैक्टर आगे आ चुके हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी को पुश करने वाले फैक्टर नहीं आवश्यकता हो गई है। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में जो लीडिंग पावर है, लीडिंग पावर का मतलब होता है जो लीडिंग एजेंट है, उन लीडिंग एजेंट्स ने प्रॉपर काम कर दिया है और इकोनॉमी को ऑटोमेटिक मोड पर आगे की ओर ले चलने लगे हैं। ठीक है, तो विकासशील देश के अंतर्गत याद रखना का वो कंट्री, जैसे हम लोग देखते हैं एक प्लेन होता है, एक आपके कहते हैं साइकिल होती है, तो साइकिल सवार जब ऑटोमेटिक पैडल मार करके चलना लगता है तो हम क्या कहते हैं, लीडिंग एजेंट है। जब एक प्लेन होता है और प्लेन क्या करता है, पहले तो देखिए उसको हम रोड पे, उस पे कोई रनवे पे दौड़ाते हैं, लेकिन रनवे के बाद जब वो ऊपर की ओर जाने लगता है यानी रनवे छोड़ देता है, तो ये स्टेज जो होती है ये लीडिंग स्टेज कहलाती है। ठीक है, लीडिंग स्टेज का मतलब यह होता है कि अब उसने रनवे छोड़ दिया है, बल्कि अपने दम पर वो फ्लाइंग करने लगा है, बट अभी ये पूरी तरह से ऊपर की ओर जा रहा है आकाश की तरफ, और आकाश पे जाने के बाद एक जगह पर जाने के बाद वो स्टेब्लिश होकर के चलने लगेगा, उड़ने लगेगा। अभी हमारी इकोनॉमी यहां पर नहीं आई है। तो 3 प्रकार की अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी का अगर मैं एक पाथवे ऑफ द एरोप्लेन के आधार पर 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन करता हूं, तो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन में एक होती है इकोनॉमी जो रनवे पे होती है, जिसको लीडिंग एजेंट दूसरा होता है। लीडिंग एजेंट दूसरा का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्री में जहां पे भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है, ठीक है, यहां पर उनकी इकोनॉमी में इतना गेहूं नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, इनकम नहीं है। ठीक है, तो वो दूसरे के कंट्री से उधार मांगते हैं, इनकी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि वो दूसरे के सहारे चलते हैं, यानी वहां पर लीडिंग एजेंट का अभाव है और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है गरीब कंट्री में। ठीक है, गरीब कंट्री के पास इतनी सर्वाइवल इनकम नहीं होती कि वो अपने परिवार का भी क्या होता है भरण पोषण कर सके। तो वो इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, उस इकोनॉमी को हम लोग प्रथम स्टेज पे रहते हैं और गरीब देश की श्रेणी में रखते हैं। इनके पास इतने कम पैसे होते हैं कि केवल ये परिवार को चला ले बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात तो छोड़ दो, आधारभूत संरचना डेवलपमेंट करना बहुत दूर की बात है, उसको मेंटेन करने तक का इनके पास पैसे नहीं होते हैं।
तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं? गरीब कंट्री। जहां पर कंजप्शन पर मोस्ट ऑफ द इनकम खर्च हो, सेविंग की बात तो दूर की हो जाए, और जब सेविंग आपके पास नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो जैसे एक प्लेन है, वो रनवे पे क्या करता है? दौड़ रहा है, तो ये गरीब अर्थव्यवस्था होती है, यानी किसको किसी की सहायता है, की आवश्यकता है, कहीं पर उसको जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब एक प्लेन क्या होता है, रनवे छोड़ करके ऊपर की ओर जाने लगता है, तो ये डेवलपिंग स्टेज है, और हम इसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में है, कि यानी वहां पर इकोनॉमी में लोग कंजप्शन अच्छे से कर रहे हैं, और कंजप्शन अच्छे से करने के बाद कुछ ना कुछ उनके पास सेविंग्स हो जाती है, और वही सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट होने लग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि अर्थव्यवस्था के सारे लोगों को ये इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। इनके पास भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो होते हैं, इनके पास भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो कैपिटल है उसकी लैकिंग पाई जाती है, और ये इसके लिए संघर्ष करता है। चाहे वो विश्व बैंक से उधार लाए, चाहे वो एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से। ये अर्थव्यवस्था विश्व में ट्रेड करने के लिए आगे आ चुकी होती है। ठीक है, ट्रेड इनका प्रमोट हो चुका होता है। तो ये अर्थव्यवस्था रनवे छोड़ चुकी है, अपने दम पर खड़े होने के लिए प्रयास कर चुकी है, और इनके जो लीडिंग एजेंट हैं, जो इकोनॉमी को खींचने वाले कारक हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि क्या हो जाता है अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि अर्थव्यवस्था में जो कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए एक अच्छा सराउंडिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इसी पाथवे पे है, यानी हम रनवे छोड़ चुके हैं। रनवे छोड़ने के बाद हम अपने पर स्टैंड कर चुके हैं। अब हम लोग आकाश के ऊपर ऊपर ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, और एक हमारा होगा मेच्योरिटी स्टेज। जैसे हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये डेवलप्ड कंट्री वाली स्टेज होती है, यहां पर सब चीजें ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाती हैं। तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। अब आप इन कैटेगरी में जो हम दूसरी कैटेगरी में हैं, इसकी विशेषता आज चलिए देखते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता क्या क्या है, क्योंकि कई डायमेंशन से हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। अब हमारा देश एक गरीब देश नहीं है। पहले हम गरीब देश के नाम से जानते थे, पुअर कंट्री के नाम से जानते थे, बट इस समय हम विकासशील देश के अंतर्गत जाने जाते हैं, डेवलपिंग कंट्री की स्टेज से, यानी अंडर डेवलपिंग कंट्री के नाम से हम जाने जाते हैं। डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, जो निरंतर गति से चलायमान है। ठीक है, आज हमारे पास जो सेविंग रेट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा, इन्वेस्टमेंट रेट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन करने लगा है, जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव हो रही है। यानी सारे जो लक्षण है अर्थव्यवस्था के, वो सारे लक्षण हमें ये हिंट कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। आज के समय में विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर ने विकास के प्रयत्नों की आवश्यकता को और अधिक आवश्यक बना दिया, क्योंकि हमको डेवलपमेंट फेज में जाना है, हमको आर्थिक विकास के उस चरण में प्रवेश करना है जहां पर हमारे देश को आज आवश्यकता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हमको इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक आपके पास डिफरेंस है दो कंट्री के बीच में, उस डिफरेंस को कंप्लीट करना होगा, और हमको विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को समाहित करना होगा। वी शुड बी इंटीग्रेट आवर इकोनॉमी इन द विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने अर्थव्यवस्था के साथ विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमको समाहित करना होगा, तब भी हमारी आर्थिक विकास की गति तेज हो सकती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का तात्पर्य, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि भौतिक कल्याण में वृद्धि। ठीक है, हमारे देश के जो लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनको जो जीविका यानी जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सकें।
ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहला इंडिकेटर ये बताता है कि जो नीड्स ऑफ द लाइफ है, जो एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता होती है, वो सबसे पहले पूर्ण हो, तभी हम मानेंगे कि हम आर्थिक विकास की गति में तीव्र तीव्र आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे देश के लोग हैं उनके भौतिक कल्याण में वृद्धि हो, और भौतिक कल्याण में वृद्धि का मतलब होता है कि पहले जीविका के लिए प्रयत्न सारे किए जाएं, ठीक है, उनको भूखमरी समाप्त की जाए, साथ ही साथ उनको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, छत प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ आदि जितने वेरिएबल हैं या कंपोनेंट है जो एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, उनको पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम कह सकते हैं कि हम आर्थिक विकास की गति में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले काम क्या करना है, हमको भौतिक कल्याण, याद रखना आध्यात्मिक कल्याण तो अलग बात हो जाती है, अर्थशास्त्र भौतिकता पे विश्वास करता है। ठीक है, एक व्यक्ति कोई चीज को कंज्यूम करेगा, यूटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, कंज्यूम नहीं करेगा, यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। यानी यहां पर यह है कि यदि एक व्यक्ति को वस्तु या इनकम की जो मात्रा होती है बढ़ती है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका उपभोग व्यवहार बढ़ता है, और उपभोग व्यवहार बढ़ने के कारण उसका भौतिक कल्याण बढ़ेगा। तो आर्थिक विकास का यह मुख्य इंडिकेटर है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता चला जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का भौतिक कल्याण बढ़ता चला जाएगा। और ये हमारे इकोनॉमिक में वर्तमान में लक्षण देख सकते हैं कि हमारे देश में लोगों का कंजप्शन बिहेवियर पहले से इंप्रूव हुआ है, और कंजप्शन बिहेवियर इंप्रूव होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अदर थिंग्स भी इंप्रूव होती चली गई है। गरीबी निवारण के कई कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया, और लोगों को याद रखना जितने रोजगार के प्रोग्राम थे वो कहीं ना कहीं गरीबी निवारण के प्रोग्राम थे। मनरेगा को आप ले लो, मनरेगा एक प्रकार का रोजगार प्रोग्राम था, लेकिन इसने सीधा किस पे, गरीबी पर अटैक किया। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सरकार ने भौतिक कल्याण में वृद्धि के साथ साथ लोगों की गरीबी को समाप्त किया, और साथ ही साथ इनइक्वलिटी जो हो रही है, देखिए अमीर व्यक्तियों के पास मकान है, गरीब व्यक्तियों को कॉलोनी अलॉट कर रहा है, अमीर व्यक्तियों के पास फूड ग्रेन है, गरीब व्यक्तियों को पीडीएस की दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराते हैं, और अन्य थिंग्स। अमीर व्यक्तियों के पास अच्छी एजुकेशन है, गरीब व्यक्तियों को भी सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। अमीर व्यक्तियों के पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, तो गरीब व्यक्तियों को भी निःशुल्क क्या करते हैं, उनको हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही। तो इस प्रकार जो इनइक्वलिटी आ रही है, उन इनइक्वलिटीज को सरकार समाप्त करके आर्थिक विकास के पथ में जितने बैरियर्स आते जा रहे हैं, उन सारे बैरियर्स को वो समाप्त करने का प्रयास कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था में हम डेवलपिंग जो स्टेज पर हैं वो तेजी से आगे बढ़ सकें। इसी के क्रम में बेरोजगारी समाप्त करना सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो देखो गरीबी निवारण के प्रोग्राम और बेरोजगारी निवारण के प्रोग्राम, दो प्रकार के प्रोग्राम हमारे पास आते हैं। गरीबी निवारण के प्रोग्राम वो होते हैं जो आपको ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपकी इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन बेरोजगारी निवारण के प्रोग्राम वो होते हैं जिससे आप एक बार उसमें, जैसे स्किल डेवलपमेंट के आपने अगर आपने कोर्स कर लिया है, आपने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लिया है, तो उससे आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेरोजगारी निवारण के प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को पर अटैक करने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देयर आर द मेनी कंपोनेंट। ठीक है, बहुत कंपोनेंट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बैरियर के रूप में थे, जो आप देख सकते हो भौतिक कल्याण में वृद्धि, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, इनको गवर्नमेंट सक्सेसफुली रिमूव कर रही है, और आर्थिक विकास के पाथ पे वो तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति उत्पादन, ठीक है, यानी उसको अच्छी एजुकेशन के द्वारा उसकी पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाना। विकासशील देशों में भारत तेजी से विकास कर रहा। अगर मैं डेवलपिंग कंट्री की बात करता हूं, तो डेवलपिंग कंट्री में वर्ल्ड के कई कंट्री हैं जो डेवलपिंग स्टेज से इस समय गुजर रहे हैं, उसमें भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है।
ठीक है, जितने भारत विश्व में डेवलपिंग है, जैसे चाइना, चाइना का वैसे हम मानते हैं कि चाइना की ग्रोथ रेट मच मोर बेटर दैन अवर कंट्री, बट हमारी कंट्री भी कम नहीं है और हम लोग भी आर्थिक विकास की इस भागदौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत अन्य देश जैसे अमेरिका, आपका ब्रिटेन, रूस, चीन देशों के समान बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो अमेरिका और ब्रिटेन और रूस ये तो डेवलप्ड कंट्री, लेकिन चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इस प्रकार हम, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की इकोनॉमी की तरह अपने आप को कन्वर्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हम डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना उस स्पीड से अपनी इकोनॉमी को तेज आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि यहां पर पूंजीवादी अवधारणा प्लस समाजवादी अवधारणा दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समाहित किया है। अर्थात मिक्स्ड अर्थव्यवस्था जहां पर निजी क्षेत्रों को हम प्रमोट कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों के लिए हम रास्ते बना रहे हैं, उसके साथ ही साथ सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से भी आपके साथ चल रही है। तो जब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व एक साथ हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य मतलब होता कोर एरिया, तो कोर डेवलपमेंट यानी कहता है मेन डेवलपमेंट एरिया मैं कह सकता हूं इसको, वैसे भी जो करेक्ट स्पेलिंग है इसको कोर कहा जाता है। तो मेन डेवलपमेंट जो आपके पास एरिया है, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपके पास फूड है, तो इन सारे क्षेत्रों में सरकार स्वयं अपना इन्वेस्टमेंट करती है। और एनदर सेट जो साइड होती है जिसे हम लोग एलाइड साइड कहते हैं, उस सेक्टर्स में इन्होंने पूंजीपतियों को इनवाइट किया है ताकि अर्थव्यवस्था पैरेलल डेवलप कर सके। तो आज हम देख सकते हैं कि आज हम मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यानी यही हमारे पास एक लीडिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। नाउ द नेक्स्ट है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए उन विशेषताओं को हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जब क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट के बाद कई डिसीजंस हुए जो हमने तुरंत लिया। 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, 1951 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, इस प्रकार कई डिसीजंस हुए जो भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैब्लिश की गई। नए नए उद्योग स्थापित किए गए जो विकास के क्षेत्र में चलायमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि, नवीन उद्योगों की स्थापना आदि में काफी अधिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सबसे पहले हमने प्लान्ड इकोनॉमी के विषय में सोचा। देखिए, बिना प्लानिंग किए हम सक्सेस हो जाए ये थोड़ा सा असंभव लगता है। तो हमने इकोनॉमी में 5-5 साल के टारगेट रखे, ताकि अगर हम टारगेट रखेंगे तो उस टारगेट के लिए हम रणनीति बनाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, 1901 अप्रैल, देखिए भारत में आर्थिक विकास के लिए 1 अप्रैल 1951 से सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। अब तक बहुत सी विकास योजनाएं, 12 विकास योजनाएं इनके माध्यम से लागू की गई। एक टारगेट रखा जाता था, देखा जाता था कि अर्थव्यवस्था का कैसा विकास है, समीक्षा की जाती थी और समीक्षा के बाद अगले वर्ष पुनः एक नए लक्ष्य के साथ इसका इसको हम लोग प्लांट करते थे। तो जो हमारे पास योजना आयोग था, योजना आयोग की एक महती भूमिका थी देश में आर्थिक विकास के लिए, और देश में अर्थव्यवस्था की हालातों के अनुरूप ये जो प्लानिंग कमीशन है, इस प्लानिंग कमीशन ने अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रखा और अचीव भी किया। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। देखिए,
दूसरा, पहला सरकार ने तो क्या किया, प्लानिंग कमीशन रखा, यानी एक प्लान्ड इकोनॉमी के विषय में उसने सोचा। लेकिन दूसरा सरकार का एक उद्देश्य था कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास का मतलब क्या होता है कि सरकार चाह रही थी कि गवर्नमेंट सेक्टर डायरेक्ट इनिशिएट करे। सर जानते, एक चीज तो यहां पर है कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब यह होता है कि सरकार का उद्देश्य, यानी गवर्नमेंट का कभी भी उद्देश्य क्या होता है, कल्याण को अधिकतम करना होता है, वेलफेयर मैक्सिमाइज करना होता है। गवर्नमेंट सेक्टर का उद्देश्य कल्याण अधिकतमीकरण होता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य, जो निजी क्षेत्र होता है, उसका उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण करना होता है, लाभ को अधिकतम करना होता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कल्याण की रणनीतियां तथा लाभ की रणनीतियों को बनाने के विषय में बात जब की गई, तो सरकार ने कहा कि जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें सार्वजनिक क्षेत्र को लाया जाए, तथा जो ऐसा है कि जो देश के लोगों के साथ हो, क्योंकि लाभ के प्रत्याशा में हम कुछ भी कर सकते हैं, कंपनियां कुछ भी बेच सकती हैं, तो उनमें निजी क्षेत्र को रखा जाए जहां पर लाभ की प्रत्याशा से इकोनॉमी लीड कर सकती है। तो सरकार अपने आप को मुख्य क्षेत्र में समाहित रखी तथा अन्य क्षेत्रों में उन्होंने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया। यहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास भी लगातार हो रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, ये लीडिंग सेक्टर है। लीडिंग सेक्टर है। उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला उद्योग, अनेक उपभोक्ता उद्योगों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया। तो देखिए, ये अर्थव्यवस्था का लीडिंग सेक्टर था, और लीडिंग सेक्टर के अंतर्गत, क्योंकि अगर किसी देश में लोहा और इस्पात की मात्रा तेजी से बढ़ेगी तो उससे फैक्ट्रियां डेवलप होंगी। फैक्ट्रियां डेवलप होंगी तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, और देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक उपकरण का निर्माण भी लौह एवं इस्पात उद्योग के द्वारा होगा, सीमेंट उद्योग के द्वारा होगा, रसायन उद्योग के द्वारा होगा, और इंजीनियरिंग उद्योग के द्वारा होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र ने इन क्षेत्रों पर आकर के पहल की ताकि आर्थिक विकास की कड़ी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट है बैंकिंग सुविधाओं। अब देखो, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों की इनकम कम थी। जब लोगों का वाई को हम लोग इनकम दिखाते हैं, पर कैपिटा इनकम, तो जब लोगों की इनकम कम थी तो सारा का सारा अपना इनकम कंजप्शन एक्टिविटी में समाहित कर देते थे, उपभोग की प्रक्रिया में लगा देते थे। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सेविंग्स का पार्ट जीरो हो जाता था, यानी अर्थव्यवस्था में लोगों की बचतें शून्य हो जाती थी। अब जब अर्थव्यवस्था में बचत की मात्रा शून्य हो जाएगी तो निश्चित रूप से निवेश की मात्रा शून्य हो जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में बचतें नहीं रहेंगी तो निवेश क्या होगा, और जब निवेश नहीं होगा तो आर्थिक विकास कैसे संपादित होगा। तो इसलिए बचत को प्रमोट करने के लिए या निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में उन बैंकों को लाया गया ताकि वो अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी बचतों को कलेक्ट करे और तथा देश हित में उन्हें निवेश के लिए आगे ला सके। तो बैंकिंग सुविधाओं का विकास रहा। 1969 में, जून 1969 में भारत में व्यापारिक बैंकों को 8262 शाखाएं थी, लेकिन जून 2007 के अंत तक इन शाखाओं की संख्या देखिए 72,165 हो गई। यानी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इन बैंकों को लाया। प्रथम चरण में इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकरण किया 1980 में। इस प्रकार देश में बैंकिंग क्षेत्र ने बहुत तेजी से आर्थिक विकास में भूमिका निभाई। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय में। अब हमारे पास एक और चैलेंज था इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कम थी। तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार ने फोकस किया। इसके लिए लोगों को उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया, स्किल डेवलपमेंट्स प्रोवाइड किए ताकि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े। उद्योग धंधे, ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर फोकस, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं, श्रमिक हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उनका कंजप्शन नेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश की एक्टिविटी भी प्रमोट होंगी। तो इसलिए उन्होंने प्रति व्यक्ति आय पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। वर्तमान कीमतों के आधार पर 1999-2000 में जो पर कैपिटा इनकम 15,881 रुपए था, वही 2006-7 में बढ़ करके 29,642 रुपए, ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं, कॉमा है, 29,642 रुपए हो गया। और 2016-17 में ये जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,03,870 रुपए था, तथा 2017-18 में ये 1,12,835 रुपए पर ईयर हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि आपका पहले 6 साल में जो पर कैपिटा इनकम था वो लगभग दुगना के आसपास बढ़ा, फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से देश में इंप्रूव हुआ, क्योंकि लोगों को अच्छे रोजगार और धंधे प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप देश में जो अर्थव्यवस्था में लोग काम कर रहे थे उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से इंप्रूव होती चली गई। बचत एवं पूंजी निर्माण की दरों में वृद्धि, ठीक है, एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेष अच्छी बात यह थी क्योंकि किसी देश के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बचत को बढ़ना, और बचत के बढ़ने के साथ साथ निवेश बढ़ना, और निवेश बढ़ने के साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन रेट भी बढ़ जाना, यानी पूंजी निर्माण की दर को भी बढ़ना होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में लगातार बचतों में वृद्धि हुई, और इन बचतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जब लोग ज्यादा बचाएंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, और जब पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश की दर बढ़ेगी। ठीक है, जब निवेश की दर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ेगा। तो हमने देखा जब पिछले साल के डेटा को कि देश में बचतों का स्तर बढ़ा, या देखो निश्चित रूप से अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ता है, और कंजप्शन के साथ ही साथ बचतें बढ़ती हैं, सेविंग्स बढ़ती है। जब सेविंग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी देश की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नेशनल इनकम भी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल फॉर्मेशन रेट इन इंडिया। ठीक है, बचतों व पूंजी निर्माण की दरों में वृद्धि हो रही है। 1950-51 में बचतें यानी जो सकल घरेलू आय का 8.6% थी, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जो बचत थी ये सकल घरेलू जो आय का 8% थी, जबकि 2006-7 में ये जो बचत है वो कितने हो गई, 34% सकल घरेलू आय का हो गई। तो देखो लोगों में बचाने की प्रवृत्ति पहले से बढ़ी, और यही बचत दर कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण के लिए क्या हुआ, प्रेरणा का स्रोत रही, और अर्थव्यवस्था में लीडिंग फैक्टर के रूप में यह काम करने लगी। आगे है, यह वर्तमान समय में लगातार बचत रेट हमारी बढ़ती चली जा रही, और इस समय घरेलू क्षेत्र की बचतें हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला है सामाजिक सेवाओं का विस्तार। देखो सोशल सर्विसेज के अंतर्गत क्या होता है अर्थव्यवस्था में, जैसे आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान है, एक प्रकार का सामाजिक सेवाओं वाला एक कार्यक्रम था, जिसने देश में एक बीमारी जिसे हम पोलियो कहते हैं, उसके पहले कुष्ठ था, उसके पहले चेचक था, इस प्रकार के आज हमने कोविड के दौर का भी देखा जिसमें सरकार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को सरकार ने जड़ से क्या किया, समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार भारत आज तेजी से ग्रोइंग कर रहा है सोशल सर्विसेज को प्रोवाइडर के रूप में। ठीक है, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का विकास हुआ, शोध एवं तकनीक शिक्षा में भी प्रगति हुई, साक्षरता का स्तर भी तेजी से बढ़ा, व्यवसायिक शिक्षा जो आपके पास कॉमर्शियल एजुकेशन है, ठीक है, जिसको टेक्निकल एजुकेशन भी आप कहते हो, टेक्निकल एजुकेशन में सरकार बहुत आगे आई, क्योंकि पहले हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासरूम अवेलेबल होती थी, ट्रेडिशनल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते थे, जिससे रोजगार की संभावनाएं तो थी
अमिट संभावनाएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हमने ट्रेडिशनल एजुकेशन को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो हमारे लिए रास्ते कठिन हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के क्या हुए नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को लॉन्च किए, ताकि कुछ लोग डिप्लोमा या डिग्री लेकर के अपने जॉब को प्रारंभ कर सकते हैं, और जिसमें व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही साथ प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संख्या वृद्धि हुई। अब हम महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में कौशल विकास से संबंधित या सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से संबंधित भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि एक ह्यूमन का मल्टी डायमेंशन डेवलपमेंट हो सके। अगला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आज हमारा देश क्या था? पहले ट्रेडिशनल कल्चर था। ट्रेडिशनल कल्चर में देखे होंगे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थे, किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधाएं थी। बहुत बड़ी बाधाएं का मतलब होता था कि हमारी कुछ परंपरा ऐसी थी जो हमारे आर्थिक विकास के लिए गतिरोध पैदा कर रही थी। ठीक है, आपने देखा होगा जब किसी देश में परिवहन के लिए रोड बनती है तो कितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं कि आपको टेम्पल्स या मस्जिद या अदर आप स्कूल भवन, कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो रोड को बनने में बाधाएं होती थी। लेकिन सरकार ने इन सारी समस्याओं का निजात निकाला। जो हमारे ऑब्स्टिकल्स थे, लोगों को समझाए कि नहीं, अगर किसी का मकान किसी के की कोई रोड निकल रही उसके बीच में पड़ता है, तो आपका मकान हमारे आर्थिक विकास की गति में कैसे अवरोध के रूप में काम करता है, उसको सरकार ने सफलतापूर्वक टैकल किया। और हमारे देश में जो परिवहन व्यवस्था है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, पहले लड़कियों को शिक्षा के लिए भी एक बहुत मतलब कि सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, और जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ये सामाजिक परिवर्तन स्वीकार किए गए, और आज देश में लड़का हो या लड़की उच्च शिक्षा के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं, और सम्मानपूर्वक उच्च शिक्षा से प्राप्त नौकरियों को कर रहे हैं, और बच्चों को भी आगे की ओर लीड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमारे जो देश है उसमें सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब समाज हमारे पास क्या होता, पहले बाल विवाह को एक्सेप्ट करता था, सरकार ने उसको भी रोका और सभी लोगों ने सार स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार जितने सामाजिक परिवर्तन थे जो हमारे देश के आर्थिक विकास के बाधा के रूप में थे, उनको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक उन्मूलन किया, और उस सफलतापूर्वक उन्मूलन के पश्चात आज हम लोगों ने इस जो बाधा है उसको क्या पार पर प्राप्त कर लिया, और आर्थिक विकास की दौड़ में हम बहुत आगे निकल आए हैं। ठीक है, देश में हो रहे विकास के फलस्वरूप यहां सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई। रूढ़वादिता, जाति प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयां कम हुई। सामाजिक, राजनैतिकता और आर्थिक क्रियाकलाप में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, और महिलाओं में शिक्षा एवं ज्ञान का स्तर पहले से बढ़ गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है बाजार तंत्र। देखो, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए मार्केट मैकेनिज्म का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके देश की मार्केट डेवलप नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप आर्थिक विकास की इस गति में पीछे रह जाओगे। तो आर्थिक विकास की गति में हमको तेज चलने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले मार्केट मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा। और मार्केट मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए करना क्या होगा? आपको मार्केट को लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा आज भी गांव या छोटे कस्बों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर मार्केट मैकेनिज्म का अभाव है, और वहां पर बाजार तंत्र की अनुपलब्धता है। और जब बाजार तंत्र की अनुपलब्धता रहेगी तो निश्चित रूप से डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स वहां पे काम नहीं करेंगी। एक लेबर जो गांव में व्यक्ति बेरोजगार है, बाजार के अभाव में किसी रोजगार में नहीं लग सकता। लेकिन अब शहरों में चले जाओ, एक विकसित बाजार है। विकसित बाजार कहीं ना कहीं वस्तुओं के लिए एक मंडी है जहां पर वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं। लेबर के लिए लेबर चौराहे हैं जहां पर श्रमिक अपनी सेवाओं को देने के लिए तत्पर हैं। उस बाजार में अपने उपकरण के साथ खड़े रहते हैं, और जिन व्यक्तियों को आवश्यकताएं होती हैं उन श्रमिकों को ले जाते हैं, काम पर लगा देते हैं। तो एक आर्थिक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो होती है वो मार्केट मैकेनिज्म की होती है, और एक मार्केट का डेवलपमेंट करना एक आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार आज जो हमारे पास डेवलपिंग कंट्री
जो भारत है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, आज यहाँ पर भी मार्केट मैकेनिज्म तेजी से काम कर रहा है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। ठीक है, पहले डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स वीक रहती थी। ठीक है, किसान का गेहूं कोई खरीदने वाला नहीं रहता, पर फलस्वरूप सड़ जाता था। एक किसान तरबूज की खेती करता था, सड़ जाता था क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म का अभाव था। लेकिन आज हमारे पास एक स्ट्रांग मार्केट मैकेनिज्म है। अब किसान के खेतों से उनकी उपज को कंपनियां लेती है और मार्केट में आसानी से बेच देती है, और इंटरनेट मार्केट मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। आज हम अपने कल्चर को, हम अपनी परंपराओं को एक क्षेत्र विशेष, जैसे बनारस की साड़ियाँ हैं, मधुबनी की पेंटिंग्स है, इसको विश्व बाजार में बेचने के लिए भी हम आगे आ चुके हैं, जिसमें हमारे अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिज्म बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये आर्थिक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। भारत सरकार ने सबसे पहले गरीबी पर अटैक किया, और गरीबी पर अटैक करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चालू किया। ठीक है, इन योजनाओं के माध्यम से जो योजनाओं का 50% मनी था वो डायरेक्ट मजदूर को मिले, ऐसे प्लान किए जाते थे, और उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लगाया जाता था। फिर सरकार ने देखा कि देश में गरीबी तेजी से दूर हुई है, फिर सरकार ने बेरोजगारी उन्मूलन करने वाले कार्यक्रम बनाए, और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट मिशन चालू किया, लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया, मुद्रा योजना लॉन्च की गई, ताकि अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से समाप्त हो सके अपने स्वयं के रोजगार के माध्यम से। तो इस प्रकार हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी पर सीधा प्रहार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, और आर्थिक विकास की गति में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन प्रौद्योगिकी का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजी को हमने लॉन्च किया है। नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मतलब क्या होता है कि आज हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खोज किया है। ठीक है, आज हमारे पास हर गांव, हर सिटी पे मशीनीकरण हो चुका है। ठीक है, एक समय होता था जब लोग कार देखते थे तो सरप्राइज होते थे, दिस इज द कार, बट आज हमको गांव में, शहरों में ट्रैक्टर से खेती की जाती है। ठीक है, अब हल बैल वाला सब जमाना समाप्त हो गया है। पहले दूध के हम लोग क्या कहते हैं, साइकिलों में दूध बेचते थे, आज हम लोग क्या कहते हैं, वैन आती है। ठीक है, इस प्रकार तकनीक ने घरों तक समाहित हो गई है, फ्रिज, टीवी, कूलर, ठीक है, कंप्यूटर, ईटीसी एक्सेट्रा जो है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कलर टीवी जो हमारे पास ज्ञान से पूरित समस्त आधुनिक उपकरण लोगों की पहुंच में आ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का विकास तेजी से बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी। देखो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी थी, जो भारत स्वतंत्र हुआ था तो 70% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में काम करती थी। ठीक है, हमारा पूरा परिवार खेतों में काम करता था। ठीक है, या जानवरों को पालना, ठीक है, बकरी, भेड़, पशुपालन, ठीक, मछली पालन, ईटीसी पे लगा रहता था। लेकिन आज उस समय देखो कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30% का योगदान है। वर्तमान में विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो मात्र 2 से 4% है। वर्षा कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत था। पहले हम लोग क्या करते थे कि जो रेन होती थी उसी रेन पर निर्भर करते थे, बट इस समय हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूबवेल के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या होता है, रेन हार्वेस्ट, रेन पर ही डिपेंडेंट नहीं रह गया है, वर्षा जल पर ही निर्भर नहीं रह गया, बल्कि अब हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से भी एग्रीकल्चर सेक्टर को तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। पहले केवल 1 या 2 क्रॉप के लिए ही हम लोग काम करते थे, लेकिन अब किसान तीनों क्रॉप को सफलतापूर्वक संपादित कर रहे हैं, और लोग तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट या जीविका प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी भी उनकी कम हुई है। तो इस प्रकार क्योंकि हमारे पास अदर सेक्टर्स में भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए ऐसा हुआ। अब पुरानी तकनीक से कृषि नहीं की जाती है, न्यू तकनीकों को सभी क्या हुआ, लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी काफ़ी समाप्त हो गई है।
तो ये थे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषता वाले प्रमुख पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर तीन क्षेत्र हैं। पहला आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा टेरिटरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर ज़्यादा हुआ करता था, सर्विस सेक्टर का शेयर कम हुआ करता था और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर मॉडरेट रहता था। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम है, सर्विस सेक्टर का शेयर बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर मॉडरेट है। अब अर्थव्यवस्था हमारे लीडिंग फेज से निकल रही है, सभी लोग खुश हैं और अर्थव्यवस्था एक अच्छे मकाम की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।